विल सिंगुलर डॉक्यूमेंट भी हो सकता है और कंपोजिट विल भी हो सकता है। एक टेस्टेटर भी विल एक्सक्यूट कर सकता है और दो टेस्टेटर भी ज्वाइंटली या दो से ज़्यादा टेस्टेटर भी ज्वाइंटली विल एक्सक्यूट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक विल में एक ही टेस्टेटर होगा। उसी तरह से लीगेटी जिसके पक्ष में विल लिखा जाता है वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, 10 भी हो सकता है। बोलिए। ज्वाइंट विल में वो देखना पड़ेगा किस तरह का प्रॉब्लम है, किस तरह का फैक्ट्स है। अगर ज्वाइंट विल में कंटेंट्स पर डिपेंड करता है, दोनों व्यक्ति जो विल लिख रहा है, विल कौन लिखता है, किस प्रॉपर्टी के लिए लिखता है, पहले ये सोचिए। विल कोई व्यक्ति लिखेगा अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए लिखेगा, दूसरे के प्रॉपर्टी के लिए नहीं लिखेगा। तो अगर दो आदमी लिख रहा है एक साथ विल, इसका मतलब दोनों के पास अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। ज्वाइंट ओनर है तो उसका शेयर उसको पास कर जाएगा। ज्वाइंट ओनर में उसका शेयर है, 50% शेयर है। अगर डिफाइंड नहीं है तो 50% माना जाएगा, और डिफाइंड है तो जितना डिफाइंड शेयर है वो माना जाएगा। और एक टेस्टेटर मर गया तो उसके प्रॉपर्टी के शेयर के लिए विल हो सकता है। और अगर ऐसा लिखा हुआ है कि अगर ज्वाइंट टेस्टेटर है और एक मर गया और जो सर्वाइव करेगा, ऐसा भी मिलेगा कि उस सर्वाइवर जो होगा टेस्टेटर, वो सो लॉन्ग ही और सी विल सर्वाइव, सी विल रिटेन द प्रॉपर्टी, तब नहीं होगा, क्योंकि इमीडिएट उसके पास कर जाएगा और वो सर्वाइव कर रही है और वो इंटरमिंगल्ड हो जाएगा, तब डिफरेंट। इट डिपेंड्स अपॉन दी कंटेंट्स ऑफ दी विल डीड। अब बिहार में तो वो देखना होगा, कोई ऐसा विल नहीं है कि आप एक बार बेसिक, इसीलिए हम बता रहे हैं थ्रेडवेयर, स्मॉल छोटी छोटी बातें को समझ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी विल बिहार में आज के तारीख, विल तो हम लोग ऐसा देखें 2-2 हज़ार पेज का विल देखें, 2-2 हज़ार पेज का विल देखें, 1200 एकड़ ज़मीन का देखें, उसमें एक एक चीज़ लिखा हुआ है कि नौकर को कितना मुशाहरा मिलेगा, हॉस्पिटल में कितना रुपया जाएगा, डॉक्टर का सैलरी कितना मिलेगा, मंदिर में पुजारी क्या करेगा, झाड़ू लगाने वाले को क्या मिलेगा, राग भोग के लिए क्या होगा। विल हज़ारों तरह का हो सकता है। और आपको ब्रिटिशर्स लोग का लिखा हुआ विल मिलेगा, वो सब बहुत अच्छा अच्छा मिलेगा। इंडिया में भी मिलेगा, पुराने जमींदार और नवाब का विल मिलेगा आपको। से 2 केस मेरे पास है, एक सोगरा वक्फ एस्टेट बिहार शरीफ का है। प्रतिभा जी आप बिहार शरीफ में नाम सुने हैं न, सोगरा वक्फ एस्टेट का, वो बहुत बड़ी जमींदार थी, वो विडो हो गई थी तो सारा प्रॉपर्टी को वक्फ कर दी। तो वक्फ वो बाई डीड की, वो वक्फ डीड इज ऑल्सो ए डीड ऑफ विल, जिसमें प्रॉपर्टी का कैसे डिवीजन होगा, क्या होगा। कहाँ नहीं, दोनों होता है। ये कौन कह दिया ये कौन कह दिया। वो गिफ्ट करेगा यानी कि हिब्बा करेगा तो देन एंड देन ट्रांसफर होगा। विल भी हो सकता है। अभी हम जिंदा हैं, हम चाहते हैं, हम मोहम्मदन हैं, हम जिंदा है, ये बिल्डिंग मेरा है, हम चाहते हैं मेरे मरने के बाद ये मस्जिद को दे दिया जाए, इसका सारा इनकम मस्जिद को दे दिया, तो हुआ कि नहीं। तो यही लिटमस टेस्ट बता रहे हैं आपको, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो इसी समय पूछ लीजिएगा कि अगर प्रेजेंट में ट्रांसफर हो रहा है राइट टाइटल इंटरेस्ट तो विल नहीं, अब मरने के बाद हो रहा है तब विल है। तो वो वक्फ करे या कुछ गिफ्ट करे या कुछ करे, विल इज ऑल्सो ए गिफ्ट। अगर उसको घुमा के देखा जाए तो गिफ्ट में है, इंस्टेंटली पास कर जाता है, अभी दिए तुरंत, उसमें लव एंड अफेक्शन कंसिडरेशन है। यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं, मेरी इच्छा है, हम ओनर हैं प्रॉपर्टी के, ये मेरी इच्छा है कि हम प्रॉपर्टी किसको दे दें, किसी को भी दे सकते हैं, नोबडी कैन चेक। मोहम्मदन लॉ में कोई मोहम्मदन ऑफिसर भी है यहाँ पर, हैं, हाथ उठाइए। हाँ, मोहम्मदन लॉ में रेस्ट्रिक्शंस है, मालूम है कि नहीं। हाँ, 1/3 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा
अगर करेगा तो अदर एयर्स जो है उनका कंसेंट चाहिए। क्या? हाँ, गिफ्ट कर सकता है। हाँ, बिल नहीं। प्रोबेट केस में क्या ओनरशिप को भी टेस्ट करना है, केवल जेन्युइननेस को टेस्ट करना है वो लास्ट में सवाल पूछेगा, ऐसे हम सब कवर कर देते हैं, सब बता देंगे सब। थोड़ा लिंक से अलग हो जाता है ना, टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ना चाहते हैं। हाँ। प्रधान जी, आप बहुत पीछे बैठे, आगे आइए। आप अभी प्रोबेट केस आपके यहाँ नहीं ट्रांसफर हुआ है? आपके जिला से तो कई गो प्रोबेट केस मेरे पास आ गया है। सर एक डाउट था, हाइपोथेटिकल है लेकिन है। जैसे एक बिल हुआ, उसमें लिखा कि इतना परसेंट इनको जाएगा, इतना परसेंट इनको जाएगा, इतना परसेंट इनको जाएगा, और 2% एज ए फी उस एडवोकेट को जाएगा जो हमारा केस प्रोबेट के लिए कंडक्ट करेगा, और 10% उस पीओ को जाएगा जो ग्रांट करेगा। हाइपोथेटिकल है, ठीक। लेकिन कैन इट बी, विल इट बी अ वैलिड बिल? यस, वैलिड बिल, इट इज अ वैलिड बिल। उसका डिस्पोजल पहले कर सकते हैं। हाँ, वैलिड बिल, इट इज अ वैलिड बिल। ये राय देने का भी फीस होता है, ये लीगल ओपिनियन का भी फीस होगा। हम इनके डिस्क्रिप्शन पर है, इतना तो हम मान के चल रहे हैं। तो ये देखा गया कि विल का कोई फॉर्म नहीं होता है, विल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वही लिटमस टेस्ट है कि प्रेजेंट में ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है प्रॉपर्टी पे कि नहीं हो रहा, सिर्फ इतना ही देखना। मूवेबल्स का भी हो सकता है, इमूवेबल का भी हो सकता है, कैश डिपॉजिट कुछ भी हो, किसी चीज का भी बिल हो सकता है। अब एक टर्म आता है बेनिफिशियरी, एक तो समझ गए टेस्टेटर और लिगेटी, ये दोनों के बाद एक वर्ड है बेनिफिशियरी। तो बेनिफिशियरी किसको कहते हैं? प्रॉपर्टी में उसको राइट टाइटल इंटरेस्ट नहीं क्रिएट किया गया है, लेकिन टेस्टेटर ने अपने इच्छा से कुछ बेनिफिट दिया है उसको, वो कहलाएगा बेनिफिशियरी। जैसे कि हमने विल किया कि ठाकुर जी के मंदिर में हम ये पूरी प्रॉपर्टी को विल कर रहे हैं कि मेरे मरने के बाद सब ठाकुर जी का प्रॉपर्टी हो जाएगा, लेकिन वहाँ जो पुजारी रहेगा उसको उसी आमदनी से 200 रुपया महीना मिलेगा, माली जो फूल लावेगा उसको 50 रुपया महीना मिलेगा, जो सर्वेंट सफाई करेगा उसको 20 रुपया महीना मिलेगा। तो ऑल दीज पर्सन्स आर बेनिफिशियरीज। जैसे हम कहते हैं कि ये हम प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद इसमें पब्लिक लाइब्रेरी बनेगी, तो लाइब्रेरी में वेस्ट कर गया, लाइब्रेरी का मैनेजमेंट उसको देखेगा, लेकिन इट विल बी ए पब्लिक लाइब्रेरी फ्री टू ऑल। तो पब्लिक एट ए लार्ज इज बेनिफिशियरी फॉर दैट लाइब्रेरी। तो उस जहाँ जिसको सर्टेन भी स्लाइटेस्ट एंड रिमोटेस्ट बेनिफिट क्रिएट किया गया हुआ विल से, ऑल पर्सन्स आर क्लासिफाइड एज बेनिफिशियरीज। उसको फिर कोई हटा नहीं सकता है, डिप्राइव नहीं कर सकता है बेनिफिशियरीज को, तो वो कहलाया बेनिफिशियरी। अब एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो न लिगेटी है न बेनिफिशियरी है, लेकिन विल उसके पक्ष में एक्सक्यूट किया गया है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? एक्सक्यूटर, उसको एक्सक्यूटर बोलते हैं। एक्सक्यूटर, एक्सक्यूट से वर्ड बना एक्सक्यूटर, वन हु एक्सक्यूट समथिंग। एक्सक्यूटिव वर्ड से एक्सक्यूशन भी बना है, एक्सक्यूटर भी बना है। एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग जो होता है, डिक्री को एक्सक्यूट किया जाता है, एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग। एक्सक्यूटर हुआ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देखते हैं, एक्सिक्यूटिव इंजीनियर, एक्सिक्यूटिव ऑफिसर, एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वो सब ओरिजिनल वर्ड एक्सिक्यूट से बना। तो अगर कोई टेस्टेटर ये कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी का डिवीज़न ऐसे ऐसे होगा और इसको मिलेगा, फलाना फलाना व्यक्ति इसमें बेनिफिशियरी रहेगा टू सर्टेन एक्सटेंट, उसको देखने और मैनेज करने वाला एक व्यक्ति होगा जिसका उस नाम लिखेगा।
या उसी के पक्ष में विल एक्सिक्यूट करेगा, दैट पर्सन इज नेम्ड एज एक्सिक्यूटर। तो विल में एक्सिक्यूटर होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पहली बात। हाँ, मैनेज करेंगे। वन हु विल मैनेज द प्रॉपर्टी विल बी एक्सिक्यूटर। अब एक्सिक्यूटर दो तरह से अपॉइंट होता है, एक होता है बाई वर्च्यू, विल से ही होगा, अलग से कोई एक्सिक्यूटर अपॉइंटमेंट का लेटर नहीं लिखा जाता। अगर विल पहले एक्सिक्यूट हो गया, बाद में कोई लेटर लिख करके दिया, तो वो एक्सिक्यूटर का अपॉइंटमेंट प्रॉपर और वैलिड नहीं होगा। एक्सिक्यूटर मस्ट बी अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड बाय द विल इटसेल्फ। तो दो तरह से होता है, इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली। तो एक्सप्रेसली में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर लिखा हुआ है कि सो एंड सो इज अपॉइंटेड एक्सिक्यूटर, तो एक्सिक्यूटर हो गया, अपॉइंटेड हो गया। लेकिन इम्प्लाइडली भी कभी कभी रहता है, ड्राफ्ट्समैन की गलती से या सावधानी से या जानकारी नहीं रहने के कारण होता है। वो होता है कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि अमुक व्यक्ति को एक्सिक्यूटर बहाल किया जाता है, लेकिन बॉडी ऑफ द विल में कुछ वर्क असाइन किया हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं बाई नेसेसरी इम्प्लीकेशन। ये प्रोविजन आपको मिलेगा सेक्शन 222 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। सेक्शन 222 पढ़िएगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। अपॉइंटेड हो सकता है या बाई नेसेसरी इम्प्लीकेशंस हो सकता है एक्सिक्यूटर। अब एक्सिक्यूटर का भी दो प्रकार होता है। एक्सिक्यूटर में भी लीगेटी ऑल्सो। अगर दो लीगेटी है या चार लीगेटी है, उसी लीगेटी में से किसी एक को एक्सिक्यूटर बना दिया जा सकता है, तो वो उसका ड्यूअल रोल हो गया, वो एक्सिक्यूटर भी हो गया और लीगेटी भी हो गया। जितना एक्सटेंट तक उसको प्रॉपर्टी मिला है उतना उसको वेस्ट कर जाएगा ऑन डेथ ऑफ द टेस्टेटर। इसके अलावा जॉइंट एक्सिक्यूटर भी हो सकता है, 2-3 एक्सिक्यूटर भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कहीं रोक नहीं है, कोई बार नहीं है, पूरे एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है, और प्रैक्टिस में ऐसा होता है और होते आ रहा है। अब उसमें ऐसा भी हो सकता है जॉइंट एक्सिक्यूटर में कि अलग अलग रोल असाइन किया हुआ हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एक्सिक्यूटर नंबर 1 का जब डेथ हो जाएगा तो एक्सिक्यूटर नंबर 2 कैरी फॉरवर्ड करेगा, कैरी ऑन करेगा। आप लोग डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस सुने हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, प्रैक्टिस किए हैं। यहाँ तो बिहार वाले तो नहीं सुने होंगे। पढ़े हैं ना? हाँ, ठीक, कुछ हद तक आप सही कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये बाई जस्ट हमको यहाँ पर आ गया, साइलेंट प्लीज। वो विल के संदर्भ में आया है, कुछ केसेस में आया है, इसलिए यहाँ पर हमको याद पड़ गया। जैसे हमने विल लिखा किसी को, अब किसी खास पर्पस के लिए लिखा, जैसे मान लीजिए कि हमने विल लिखा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, एक संस्था है जो स्कूल चलाती है, उस संस्था को ये दे दिया जाएगा, इसमें स्कूल चलाएगी। अब जिस समय हमारा डेथ हुआ और उस संस्था को इंटरेस्ट पास किया, उस समय उस संस्था ही खत्म हो गई थी। तो ये जो इंटरेस्ट क्रिएट होता है इसको बोलते हैं लीगेसी। और जब वो लीगेटी समाप्त हो गया टेस्टेटर के लाइफ टाइम में ही, तो उसको बोलते हैं लैप्स ऑफ लीगेसी। उसका अलग अलग कंसिक्वेंस आता है। 1-2 केस में ऐसा हमारे यहाँ प्रश्न आया है, और एक केस में अभी रिसेंटली आर्गूमेंट किया हूँ हाई कोर्ट में, उसमें भी प्रॉब्लम था। तो वो अभी विशेष डिटेल में वहाँ तक नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ यहाँ पर बता रहे हैं। तो जहाँ पर कि ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो सकता है टेस्टेटर का, और जिसको प्रॉपर्टी मिलना चाहिए वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस अप्लाई करता है। और वही डॉक्ट्रिन के अप्लाई करने के लिए उसी टाइप का कोई सिमिलर अगर इंस्टीट्यूशंस है तो वहाँ वो प्रॉपर्टी डाइवर्ट हो जाएगा। वो गिफ्ट के केस में भी होता है और विल के केस में भी होता है। ये यहाँ भी अप्लीकेबल है, अमेरिकन लॉ, ब्रिटिश लॉ में भी अप्लीकेबल है।
तो लिगेसी एंड लैप्स ऑफ लिगेसी समझ गए, ज्वाइंट एक्सक्यूटर समझ गए, और एक्सक्यूटर का ड्यूअल रोल भी हो सकता है, लिगेटी भी हो सकता है और एक्सक्यूटर भी। नॉमिनेशन, लिगेटी और नॉमिनी में क्या बता रहे? देखिए, इंडियन सक्सेशन एक्ट में सवाल आया प्रधान जी का, आप लोग सुनिए, यहाँ पर जो माइक रखा हुआ है, आप सवाल कर रहे हैं, यहाँ है, ले लीजिए, और लोग सुनेंगे। उनकी आवाज हम सुन रहे हैं, आप पीछे चले गए क्यों? आगे आइए, आप कभी खाली है यहाँ पर, आइए। अभी नाश्ता इतना हेवी तो नहीं हुआ है कि सोने की इरादा है, लंच के बाद तो कुछ बांध सकते हैं। आगे 2 रो पूरा खाली है, आप लोग पीछे क्यों चले गए? गड़बड़, अच्छा बोलना। हाँ, देखिए सवाल आया, एक क्वेश्चन आया प्रधान जी का, अच्छा आप रिपीट कीजिए, क्या क्वेश्चन था, आप सुने? हाँ, आप पीछे तो नहीं सुने होंगे लोग। क्वेश्चन था लीगेटी और नॉमिनी में क्या अंतर है। माइक काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर रहना चाहिए मैं, और प्रधान जी को बुला लीजिए, बाहर खोज ले गया। वो आया, देखिए ये अप्रिशिएबल है, डिफेंस पर्सनल है, डिफेंस पर्सनल का स्पिरिट देखिए। इट डज नॉट, वो रहना चाहिए स्टाफ को यहाँ पर कोई चीज़ को, लेकिन इनको अपने जाना पड़ा। इट डज नॉट लुक नाइस। खैर, लीगेटी और नॉमिनी में क्या अंतर है, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। देखिए, इंडियन सक्सेशन एक्ट में नॉमिनी का प्रावधान नहीं है। नॉमिनी हम लोग यूज़ करते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, इंश्योरेंस पॉलिसी में, या बैंक डिपॉजिट्स अकाउंट्स वगैरह में करते हैं। नॉमिनी का मतलब है कि एक व्यक्ति जिसको कि नॉमिनेट किया जाता है, वो उस बैंकर या इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो रिकॉग्नाइज्ड व्यक्ति होता है कि मेरा जो बेनिफिट है वो डिपॉजिट का बेनिफिट हो या इंश्योरेंस का बेनिफिट होगा, मेरे डेथ के बाद वो रिसीव करेगा। वो बैंक को इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका एयर्स कौन है नहीं है। जब डिस्प्यूट होता है तब इंक्वायरी होती है। तो नॉमिनेटेड पर्सन का मतलब हुआ नेम्ड एंड सिलेक्टेड पर्सन बाय द डिपॉजिटर और द इंश्योर्ड। दूसरा जगह होता लेके आओ, और इंश्योर्ड, तो वो नॉमिनेशन उसको बोलते हैं। जिस डॉक्यूमेंट से नॉमिनी अपॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड नॉमिनेशन। आप देखे होंगे, आप सब लोग को अनुभव है, नॉमिनेशन का फॉर्म अटैच रहता है, साथ में उसको भर करके देना होता है। तो नॉमिनेशन फॉर्म से वो नॉमिनी माना जाता है। नॉमिनी का लॉ क्या है? नॉमिनी कोई भी हो सकता है। जैसे मेरे 4, 5, 6 कुछ भी हो, हमारे एयर्स हैं, लेकिन हम किसी को नॉमिनी नहीं बनाया, हम थर्ड पर्सन को नॉमिनी बना दिया। तो नॉमिनी इज ए रिकॉग्नाइज्ड पर्सन टू कलेक्ट द बेनिफिट फ्रॉम द बैंक और इंश्योरेंस। उसका कोई राइट टाइटल इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है। तो उसी तरह से जैसे एक्सक्यूटर को राइट टाइटल हो भी सकता है, नहीं हो सकता, तो नॉमिनी एयर्स भी हो सकता है, आउटसाइड द एयर्स हो सकता है। वो जिसको नॉमिनेट करे, बैंकर अपने सुविधा के लिए और कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट या क्लेम नहीं हो, इसलिए बैंकर्स लोग भी कहता है कि नॉमिनेशन का फॉर्म भर दीजिए, और कस्टमर भी नॉमिनेशन का फॉर्म भर देता है, नॉमिनी अपॉइंट कर देता है। अगर कोई नॉमिनी अकेला जो या तो एमंग्स द एयर्स ऑफ द डिसीज है या आउटसाइडर है, इंटायर बेनिफिट को कलेक्ट कर लेता है, और कलेक्ट करने के बाद वो जो जितने भी उसके एयर्स है अकॉर्डिंग टू शेयर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, तो वो लाइबल टू रेंडिशन दी अकाउंट टू दोज पर्सन। वो सबको मिलेगा, बाजी भाग मिलेगा। अगर नहीं देता है तो उसको कोर्ट के जरिए लिया जा सकता है। वो इंटरेस्ट सबका उसमें है। नॉमिनी को सिर्फ कलेक्शन का अधिकार है, और इफ़ द नॉमिनी इज ऑल्सो वन ऑफ द ईयर्स, तब वो
अपना इंटरेस्ट जितना उसका है उतना वो रखेगा, बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट। अगर ऑनेस्ट है तो निकाल करके सबको डिस्ट्रीब्यूट, अगर डिजऑनेस्ट है तो पूरा रख लेगा, फिर डिस्प्यूट होगा तो सबको अकॉर्डिंग टू शेयर मिलेगा। जैसे कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी में शेयर के हिसाब से डिवीजन होता है, उस अमाउंट का भी डिवीजन हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड नॉमिनी। नॉमिनी का जो नॉमिनेशन पेपर है, वो नॉमिनेशन पेपर एकिन टू विल है, लेकिन इट इज़ नॉट ए विल। उसमें ऐसा नहीं है कि इसी का हो जाएगा, नॉमिनेशन में ये नहीं रहता है। हाँ, जस्ट लाइक ए कस्टोडियन। और उसके बाद उसका वर्कआउट होगा कि वो उसका इंटरेस्ट कितना है, वो शेयरर है, एयर्स में है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, या कोई डॉक्यूमेंट्स उसके पक्ष में लिखा हुआ है जो उसको इंटाइटल करता है। जैसे बैंक डिपॉजिट है, एक नॉमिनी बना दिया गया और जो डिपॉजिटर है उसने एक विल एक्सिक्यूट कर दिया, और विल में नॉमिनी जो है वो एयर्स में नहीं है, और विल जो लिखा गया ना वो एयर को लिखा गया ना नॉमिनी को लिखा गया, अदर देन एयर को लिखा गया, आउटसाइडर को लिखा गया, तो ये विल के आधार पर ले लेगा, नॉमिनी को सुपरसीड कर जाएगा। और जैसे विल कभी भी विल इज ए रिवोकेबल डॉक्यूमेंट, कभी भी रिवोक हो सकता है, और एक आदमी कई बार विल लिख सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। नॉमिनी भी बनाया जा सकता है, कभी भी चेंज आप कर सकते हैं नॉमिनी। और नॉमिनी तो आप लोग सर्विस बुक में आप लोग का भी नॉमिनी रहता है, नाम जरूर दिए होंगे। अच्छा सर, इन केस एग्जीक्यूटिव फाइल ही नहीं करता है, लेकिन बताते हैं, आ रहे हैं, सारा सवाल कवर हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन कीजिएगा। तो नॉमिनी और लीगेसी का अंतर, लीगेसी हमेशा विल से होगा क्रिएट, और लीगेटी को इंटरेस्ट पास करेगा तभी वो लीगेटी है। नॉमिनी को इंटरेस्ट पास नहीं करता है, ही जस्ट लाइक ए कलेक्टर, वो उसको इंटरेस्ट पास करता है बाय वर्च्यू ऑफ हिज ओन पर्सनल लॉ, कि वो किसका प्रॉपर्टी था और इनहेरिट किया कि नहीं किया, या सक्सेशन से उसको आया कि नहीं आया, तब नॉमिनी कहलाएगा। तब इतना आप समझ गए बेसिक चीज़ विल के बारे में। अब आइए जो काम की बात है, जिसमें कोर्ट में प्रॉब्लम होता है। विल, सवाल आया कि विल में क्या देखना है, टाइटल राइट, टाइटल इंटरेस्ट देखना है कि नहीं देखना है, और क्या देखना है। ये सब्सिक्वेंट थोड़ा लेट स्टेज का सवाल है, लेकिन यहाँ पर एक आंसर इसका हम देते हैं। सेक्शन 59 नोट कर लीजिए, सेक्शन 59 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट, उससे पता चलता है कि विल जो लिखेगा वो अपनी प्रॉपर्टी का लिखेगा, दूसरी की प्रॉपर्टी के कैसे लिखेगा। लेकिन अब इसका जस्ट कंट्रोरी इमेजिन कीजिए कि कोई व्यक्ति ने दूसरे के प्रॉपर्टी का लिख दिया, फॉल्सली क्लेमिंग दैट इट इज माय प्रॉपर्टी, तब क्या हो? तो भी प्रोवेट कोर्ट को वो अधिकार नहीं है। प्रोवेट कोर्ट हैज गॉट नो राइट टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ टाइटल। लेकिन प्रामा फेसी अगर डिस्प्यूट होता है तो प्रामा फेसी कोई फाइंडिंग उस पर नहीं दिया जा सकता है। सर, इस पे कोई सेक्शन है कि प्रोवेट कोर्ट को ये राइट नहीं, को टाइटल डिसाइड नहीं करेगा, कोई मतलब ये सेक्शन 59 पढ़िए ना। सेक्शन 59 में तो अपनी प्रॉपर्टी का करेगा। हाँ हाँ लेकिन सर ये भी तो कहा जा रहा है कि जब हाँ, अब बता देंगे आपको, सब पूरा पढ़िए ना। अभी जो बता रहे हैं यही लॉ है, और डिसीजन तो हजारों डिसीजन है, 10 डिसीजन बताने में टाइम लग जाएगा, फिर आप खुद खोज लीजिएगा। डिसीजन तो पूरा कम से कम 200 डिसीजन हम रखे हुए हैं, तो लिखाने में टाइम खत्म हो जाएगा। जो डिसीजन पढ़ के आप समझिएगा, हम 2 मिनट में समझा रहे हैं। अगर डिसीजन कह रहे हैं ध्यान से सुनिए, एकदम जस्ट लाइक प्रोग्रामिंग हो जाएगा आपके ब्रेन में, फिर कोई सवाल नहीं पूछिएगा आप, सिर्फ ध्यान से सुनिए। इतना सिंपल वे में तो बता रहे हैं। यही लॉ है, यही लेटेस्ट लॉ है। अगर कोई इसके कॉन्ट्ररी मिलेगा तब हमको बताइए, आई विल बी वेरी मच ऑब्लाइज टू यू, कि जो हम बताएं उसके कॉन्ट्ररी भी कोई लॉ या डिसीजन है। प्रोवेट कोर्ट को, पहली बात सुन लीजिए, प्रोवेट कोर्ट कोर्ट नहीं होता है। जब प्रोवेट कोर्ट है ही नहीं तो टाइटल कैसे डिसाइड करेगा? इट इज ए डिजिग्नेटेड अथॉरिटी। बहुत से लोग भी सवाल करते हैं, वकील लोग करते हैं हमसे, जजेज लोग भी किए हैं कि हाईकोर्ट में कैसे प्रोवेट होता है। आपको मालूम है कि हाईकोर्ट को भी कंकरेंट जुडिक्शन है। प्रधान जी आपको तो बताए थे, आपको मालूम है।
हाई कोर्ट हैज गॉट कंकरेंट जुडिक्शन, जो डिस्ट्रिक्ट पूरे इंडियन सक्सेशन एक्ट में खोज जाइए, कहीं मिलेगा नहीं हाई कोर्ट के बारे में, सब जगह डिस्ट्रिक्ट जज वर्ड है। डिस्ट्रिक्ट जज इज ए डिजिग्नेटेड ऑथोरिटी टू एडजुडिकेट द डिस्प्यूट कंसर्निंग विल, और डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड्स एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जो कि तीन जगह डिफिनेशन है, जनरल क्लाउजेज एक्ट में है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, सिविल कोड रूल्स में है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इज डिस्ट्रिक्ट जज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज, इवन फॉर कंडक्टिंग केसेज अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड डिस्ट्रिक्ट जज है जो आपके यहाँ से ट्रांसफर करें, आपके यहाँ डायरेक्ट केस फाइल नहीं होगा अनलेस की स्पेशल अरेंजमेंट डिस्ट्रिक्ट में हो। बहुत से ऐसे सब डिविजन्स हैं जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज को पोस्ट किया गया है और उनको फाइलिंग का भी दे दिया गया है कि उन्हीं के यहाँ फाइल होगा उस सब डिवीजन का केसेज, सिविल या क्रिमिनल, तो डायरेक्ट भी फाइल होता है, लेकिन वो ट्रांसफ़र होकर आएगा। तो योर फंक्शन इज जस्ट लाइक ए डिस्ट्रिक्ट जज। दूसरा डिजिग्नेटेड ऑथोरिटी होता है उसमें, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट। डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट अपॉइंट होता है सेक्शन 265 में। वो सबऑर्डिनेट सिविल जज जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट होते हैं। बिहार में सब जज को किया जाता रहा है, कुछ स्टेट्स में मुंसिफ को भी, सीनियर मुंसिफ का कहीं रैंक होता है 265। वो डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट को अपॉइंट करने का हाई कोर्ट को अधिकार है। तो चूंकि आप एज ए डिस्ट्रिक्ट जज फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट के बारे में विशेष और नहीं बताएंगे। वो अनकंटेस्टेड जो केस होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज ट्रांसफ़र कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट के पास, जो जस्ट लाइक एक्स पार्टी जैसे डिग्री करते हैं उस तरह से होता है। हालांकि उसमें बहुत कन्फ्यूज़न है डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट में। बहुत सालों से हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट का कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला, और बहुत से आरा से कोई है, हाँ आरा से है। आरा में हमने कई बार सवाल किया है और पिछली बार भी कहा है, हम तो हाई कोर्ट से भी पूछे हैं, अभी हाई कोर्ट ने भी हमको गलत जवाब दिया। एकेडमी से मांगे नहीं मिला, हाई कोर्ट से मांगे नहीं मिला, अभी हमने सेकेंड अपील फाइल कर दिया है। वो कोई नोटिफिकेशन है नहीं टू माई नॉलेज, इसलिए सब जज के यहाँ जो डायरेक्ट फाइल हो रहा है केसेज वो गलत हो रहा है। ओल्ड शाहबाद जिला में जो 4 जिला हो गया, उसमें 2 या 3 जगह अभी भी हो रहा है। कुछ लोग तो रोके हुए हैं हमारे बताने के बाद, लेकिन स्टिल हमको अभी तक जवाब नहीं मिला। हाँ हाँ हाँ, चलने दीजिए। हाँ ठीक है, यही हम प्रॉपर यही है कि अगर सब जज के यहाँ फाइल हुआ तो उसको लौटा दीजिए। वो जो भी ऑर्डर होगा सब विदाउट जुडिक्शन होगा। ये कई बार लगातार हम बता रहे हैं, चूंकि नोटिफिकेशन है नहीं, इन लोगों को कन्फ्यूजन है। वो नोटिफिकेशन निकला है, वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का नोटिफिकेशन है, जो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजय कुमार जो रिटायर्ड हो गए हाई कोर्ट जज, वो जब थे LR, उनके सिग्नेचर से नोटिफिकेशन निकला है। उस नोटिफिकेशन में है कि कोई भी सबऑर्डिनेट जज, बिहार का सभी सबऑर्डिनेट जज को वो बता दिया गया सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, कंटेस्टेड या अनकंटेस्टेड। वो अलग नोटिफिकेशन है, वो बिहार सरकार का है। तो अब सक्सेशन सर्टिफिकेट आपके यहाँ नहीं आवेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज को तो ओरिजिनल जुडिक्शन ही है, प्रोवेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन 4-5 साल पहले नोटिफिकेशन निकला, उसके पहले उसमें भी कन्फ्यूजन था। हम बराबर क्लास में बता रहे हैं कई वर्षों से कि आपको कोई जुडिक्शन नहीं है, तो उसके बाद ही मैटर हाईलाइट हुआ, तब नोटिफिकेशन निकाला गया। वो बिहार सरकार का नोटिफिकेशन, और हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट के जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे उन्होंने हमको राइटिंग में दिया, वो भी मेरे पास है भी यहाँ पर, उन्होंने राइटिंग में दिया, वही नोटिफिकेशन दे दिया जो सेक्शन 388 में इशू हुआ। 388 में नोटिफिकेशन बिहार सरकार इशू करती है, और एक पहले वो नोटिफिकेशन, आज से करीब 30 साल पहले मैंने एक केस चैलेंज किया था, वो सासाराम का सब जज का ऑर्डर था प्रोवेट केस में। मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था कि ये मेंटेनेबल नहीं है, विदाउट जुडिक्शन है। उस समय के जो जज थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस नागेंद्र राय, उन्होंने हाई कोर्ट से इंक्वायरी किया,
इंक्वायरी करके रिपोर्ट मांगा तो रिपोर्ट पर एक नोटिफिकेशन मिला, सिंगल नोटिफिकेशन, जो 77 या 78 का नोटिफिकेशन था। उसमें सासाराम के जज को सिर्फ अपॉइंट किया गया था। सासाराम में केसेस उस जमाने में ज़्यादा था, बाकी जनरल कोई नोटिफिकेशन नहीं था। तो वो ऑर्डर जो बच गया, हमारा पिटिशन डिसमिस हो गया, क्योंकि हमने चैलेंज किया था इसी ग्राउंड पर कि उसको विदाउट जुडिक्शन है। आज के तारीख में जो सक्सेशन सर्टिफिकेट का केसेस होता है, अब डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ डायरेक्ट फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब जज, ऑल सब जज ऑफ बिहार, सिविल जज सीनियर डिवीजन has been especially empowered by the state government under section 388 to issue succession certificate in contested cases और non contested cases, does not matter, दोनों में उनको अधिकार है। वहाँ पर कंटेंसस और नॉन कंटेंसस वाला, इसलिए आपके यहाँ वो केस ट्रांसफर होके जाएगा नहीं। अगर गलती से चला गया है, पहले से पेंडिंग है, चला गया है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली डिस्पोज कर सकते हैं। आपके जुडिक्शन में कोई कमी नहीं। आप एक्स ऑफिशियो डिजिग्नेटेड ऑफिसर है। डिस्ट्रिक्ट जज इज एक्स ऑफिशियो डिजिग्नेटेड ऑफिसर टू ग्रांट प्रोवेट अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। Likewise, additional district judges are also on the same pedestal. You are also a designated authority under this act. लेकिन आप जब इशू करेंगे सर्टिफिकेट, तो अपना जो आप ADJ 1, ADJ 2 जो भी है, वो दस्तखत या सील आपका वही रहेगा। हाईकोर्ट को पावर दिया गया, इसलिए हाईकोर्ट को पावर दिया गया कि इंग्लैंड में ओरिजिनल जुडिक्शन का जो कोर्ट ऑफ अपील को भी बहुत जगह था, पहले से हाई कोर्ट्स में भी था। यहाँ जो चार्टर्ड हाई कोर्ट है इंडिया में, जितने चार्टर्ड हाई कोर्ट हैं, वो सभी हाई कोर्ट को ओरिजिनल जुडिक्शन है उसमें प्रोवेट का है। तो पटना हाई कोर्ट को भी चार्टर्ड हाई कोर्ट होने के नाते प्रोवेट का ओरिजिनल जुडिक्शन है, प्रोवेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके लिए एक सेक्शन सिर्फ बना दिया गया, सेक्शन 300। सेक्शन 300 है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का। वो कहता है हाई कोर्ट शैल हैव कंकरेंट जुडिक्शन टू दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। जैसे आप लोग क्रिमिनल रिवीजन करते हैं, क्रिमिनल रिवीजन का ओल्ड CRPC में सेशन जज को कोई पावर नहीं था। वो पुराना 435 में रेफरेंस का पावर था। आज कंकरेंट जुडिक्शन है हाई कोर्ट का और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, यानी कि सेशंस कोर्ट का। क्रिमिनल रिवीजन आप डिसाइड करते हैं, तो आप जब डिसाइड कर देते हैं तो वो माना जाएगा इट इज ए डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, चूंकि कंकरेंट जुडिक्शन है। बट योर डिजिग्नेशन विल बी ऑलवेज जस्ट लाइक ए सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, not like a high court, but it will be deemed to have been passed by the high court only because of the fact that provisions are concurrent, both have same power. उसके बावजूद भी सेशन जज का जजमेंट हम लोग हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, तो वो रिविजनल जुडिक्शन में चैलेंज नहीं होता। 397, 399, 401, 402, 403 ये सब में नहीं चैलेंज होता। वो चैलेंज होता है 482 में जो हाई कोर्ट का इनहेरेंट जुडिक्शन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, उसके अंदर का चैलेंज होता है, और उसका लिमिटेड स्कोप है, बहुत हाई टेक्निकल है। उसी तरह से आप एज ए ऑथोरिटी काम करते हैं, तो आपका सर्टेन प्रोविजन, सर्टेन सेक्शंस बना हुआ है। वो सेक्शंस बना हुआ है कि प्रोवेट कोर्ट अगर कोर्ट होता तो इंडियन सक्सेशन एक्ट में नहीं लिखा रहता कि सिविल कोर्ट के तरह आपको पावर दिया जाता है। जैसे सिविल ट्रायल का एडजुडिकेशन होता है, उसी तरह से सिविल कोर्ट का पावर आपको दिया। अगर आप कोर्ट रहते तो ये लिखने की क्या जरूरत था? इससे भी पता चलता है कि कोर्ट नहीं है। और एडजुडिकेशन, आपका एडजुडिकेशन जो होता है कन्फाइंड टू दी जेन्युइननेस, करेक्टनेस, वैलिडिटी एंड लीगलिटी ऑफ द विल, इतना ही देखना है। अब जेन्युइननेस, करेक्टनेस, लीगलिटी एंड वैलिडिटी विल में 3 इंपॉर्टेंट सर्कमस्टांस आता है। विल जेन्युइन है कि नहीं, तो इसके लिए देखा जाएगा कि उसका राइटिंग, थंब मार्क या पेन मार्क जो भी डॉक्यूमेंट पर है, वो अगर चैलेंज्ड है, फोर्स फैब्रिकेटेड है, तो वो प्रूव करने का काम है। ओनस इज ऑलवेज अपॉन द प्रोपाउंडर ऑफ द विल, यानी कि जो विल को प्रोड्यूस करता है और जो उसको इम्प्लीमेंट कराना चाहता है, प्रोवेटेड कराना चाहता है, उसको प्रोपाउंडर ऑफ द विल बोलते हैं। तो उसके ऊपर इंटायर ओनस है। जैसे प्लेंटिफ के ऊपर इंटायर ओनस होता है, उसी तरह से विल के प्रोपाउंडर के ऊपर ही ओनस है। तो पहला चीज़ वो कहेगा कि वो टेस्टेटर वाज ए मैन ऑफ साउंड माइंड और वुमेन ऑफ साउंड माइंड।
ताकि वो उसकी मेंटल कैपेसिटी थी। एक्सक्यूशन जो होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, एक्सक्यूशन इज नॉट मियरली ए फिजिकल एक्ट। अगर कोई आदमी कलम से लिख दिया या अंगूठे का निशान लगा दिया तो एक्सक्यूशन माना जाता है प्रामा फेसी, बट इन लॉ इट इज नॉट एक्सक्यूशन। इन लॉ it must be intelligent execution. Intelligent execution means the person who has executed any document is fully aware of the contents of the documents and he knows the implications and complications or consequences of executing that document, and after knowing it he has or she has executed the document, then it is called execution. And this is to be proved in any civil trial if any document is produced. सिविल किसी भी तरह का सिविल ट्रायल हो इंक्लूडिंग द प्रोबेट केस, तो एक्सक्यूशन हैज टू बी प्रूव्ड प्रॉपरली। एक्सक्यूशन प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो इसका कंटेंट्स है विल का उसको अच्छी तरह से पढ़ के समझा, समझने के बाद दस्तखत किया। अगर अनपढ़ है तो उसको पढ़ के सुना दिया गया, समझा दिया गया, समझने के बाद उन्होंने दस्तखत किया या टिप्पा बनाया। इट इज वन पार्ट। द एक्सक्यूशन वैलिड एक्सक्यूशन होना चाहिए, तो वैलिड एक्सक्यूशन के लिए वो साउंड माइंड का आदमी होना चाहिए। जनरली ओल्ड एज में लोग लिखते हैं, फिजिकली इनवैलिड रहते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है। फिजिकल इनवैलिडनेस इज नॉट मेंटल इनवैलिडनेस। फिजिकली आदमी इनवैलिड हो सकता है, डिजेबल्ड हो सकता है, बट मेंटली नहीं भी हो सकता। तो इसलिए मेंटल साउंडनेस देखना है, मेंटल कैपेसिटी देखना है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक्सक्यूशन के साथ साथ ये जुड़ा हुआ है कि अगर उसका मेंटल फिटनेस है तभी वो, लेकिन इंडिया में परिपाटी नहीं है। ब्रिटेन में कोई भी विल लिखता है तो पहले एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेता है, मेंटल फिटनेस का सर्टिफिकेट लेता है। यहाँ पर एक दो केस सबको मिला है देखने का, उसमें उल्टा लिया है। यहाँ तो कहना नहीं चाहिए, कोई भी सर्टिफिकेट बना लेता है, जिसका मेंटल फिटनेस नहीं था उसी का सर्टिफिकेट लिया गया, जिसको बोलते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका। यहाँ प्रैक्टिस में नहीं है। अगर कोई लेता है तो अच्छी बात है, लेना चाहिए, लेकिन इतना अवेयरनेस नहीं है लिटिगेंट्स में या लॉयर्स में कि ऐसा किया जा सकता है। और एकाक केस आ गया ऐसा, एकाक केस ऐसा आ गया तो उसमें डाउट क्रिएट हुआ, फर्दर प्रूव हुआ, अदर एविडेंस आया तो पता चला कि ये तो सर्टिफिकेट फैब्रिकेटेड सर्टिफिकेट है। तो विजिलेंट रहना चाहिए, आना चाहिए, अच्छी बात है। तो चूंकि परिपाटी नहीं है तो कैसे ये सबूत होगा? तो ये सबूत होगा पहला जो प्रोपाउंडर ऑफ विल है उसके एविडेंस से होगा, और दूसरा इसके लिए बताया गया है सर्टेन डॉक्यूमेंट्स आर कंपल्सरी अटेस्टेबल। ये जानते हैं कि नहीं कौन कौन डॉक्यूमेंट है जिसका अटेस्टेशन कंपल्सरी है? विल और गिफ्ट, ये दोनों में अटेस्टेशन जरूरी है। अब अटेस्टेशन का मतलब क्या है ये आप बताइए। हाँ बोलिए। हाँ वेरी गुड। सेक्शन 3 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डेफिनेशन है अटेस्टेशन का। सेक्शन 3 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। हमको अभी तक 20-25 वर्षों में कोई केस नहीं मिला है जिसमें प्रॉपरली अटेस्टेशन वैलिड रहा होगा, और सबसे ज्यादा प्रोवेट का केस मेरे ही फाइल में हाई कोर्ट में। इतनी कमी है अटेस्टेशन का डिफिनेशन में। और दूसरी बात है अटेस्टेशन में ही ये लिखा हुआ है वो डेफिनेशन में ही कि एटलीस्ट बाई 2 विटनेसेस। जैसे ही हम अटेस्टेशन कहते हैं तो 2 विटनेस का होना चाहिए। एक विटनेस का है तो डॉक्यूमेंट इनवैलिड है। अगर गिफ्ट में भी एक विटनेस का है तो डॉक्यूमेंट इनवैलिड है। हाँ अभी सच बता रहे हैं, बहुत अच्छा पॉइंट किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत जजमेंट आ गया है, लेकिन सभी जजमेंट का सार बता देते हैं, उतना भटकने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको जजमेंट नहीं भी मिला तो जो आपको हम बता रहे हैं वही लिखिएगा, वही वैलिड रह जाएगा। कब अटेस्टिंग विटनेस हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, ये फॉर्मूला आपको बता देते हैं।
तो ये समझिए अटेस्टेशन होना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति एक्सक्यूट कर रहा है और जो विटनेस करने वाला व्यक्ति है उसके सामने मौजूद है, उसके सामने एक्सक्यूट कर रहा है। इतना ही नहीं, वो अटेस्टिंग विटनेस जो है वो जब अटेस्ट करेगा तो टेस्टेटर के इंस्ट्रक्शन पर करेगा, उसके कहने पर। विटनेस तो कोई भी हो सकता है और उसके प्रेजेंस में ही करेगा, और जो अदर विटनेस है एक दूसरे के प्रेजेंस में करेगा। यहाँ पर लेटर पार्ट में एविडेंस लैकिंग रहता है। और अगर ऐसा भी विल है कि विल अटेस्टिंग विटनेस के सामने एक्सक्यूट नहीं हुआ, तो जो टेस्टेटर है वो एक्नॉलेज करेगा अटेस्टिंग विटनेस के सामने कि हमने ऐसा ऐसा विल लिखा है, यही वो विल है, आप इस पर अपना गवाही बना दीजिए, तो वो भी वैलिड अटेस्टेशन होगा। तो एविडेंस में ही आना चाहिए। तो इसको बोलते हैं एनिमस अटेस्टेंडी। एनिमस अटेस्टेंडी मस्ट बी प्रूव्ड, मतलब हुआ जो अटेस्टिंग विटनेस है उसके दिमाग में ही रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इस एनिमस से करना चाहिए। जैसे क्रिमिनल ट्रायल में मेंसिरिया बहुत जरूरी है, एडवर्स पोजेशन में एनिमस टू पजेस, जिसको बोलते हैं एनिमस पोसेंडी, उसी तरह से एनिमस अटेस्टेंडी होना चाहिए। अटेस्टेंडी क्या उसको विल की कंटेंट पता होनी चाहिए, ये आवश्यक है सर? वो बता रहे। अब देखिए, ये समझिए कि अटेस्टेशन 2 का होना चाहिए, सेक्शन 3 के हिसाब से उसका एविडेंस भी होना चाहिए। अगर 2 का अटेस्टेशन नहीं है डॉक्यूमेंट में, तो डॉक्यूमेंट प्राइमा फेसी इनवैलिड है, इनएडमिसिबल एविडेंस है, उससे राइट टाइटल इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है। अगर गिफ्ट भी है तो गिफ्ट से क्रिएट नहीं होता है। तो ये सब काला कोर्ट के दिमाग का उपज है, वकीलों के। बहस हुआ एक केस में कि कातिल को अटेस्टिंग विटनेस माना जाए, एक केस में बहस हुआ कि आइडेंटिफायर है उसको अटेस्टिंग विटनेस माना जाए, एक केस में बहस हुआ कि ये जो उसके साथ एक आदमी था और उसने ये रजिस्ट्रार के सामने जो प्रेजेंट किया, प्रेजेंटर होता है, कोई आदमी भी प्रेजेंट कर सकता है, इवन स्क्राइब भी प्रेजेंट कर सकता है डॉक्यूमेंट, तो प्रेजेंटर को अटेस्टिंग विटनेस माना जाए। एक केस में आया कि नहीं, रजिस्ट्रार साहब को अटेस्टिंग विटनेस माना जाए। चारों तरह का केस है, सब सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया है, चारों के बारे में बता देते हैं, एक ही लाइन में सबका जवाब है। जैसे एक कहावत है, घोड़ा क्यों अड़ा, मूछ क्यों बिगड़ा, पान क्यों सड़ा, उसका एक ही जवाब है, फेरने के नहीं फेरने के कारण। मूछ पर हाथ फेरते हैं लोग, देखिएगा। ब्रिटिश काल से पुलिस मैनुअल में लिखा हुआ है, पुलिस अफसर को देखते हैं इतना बड़ा बड़ा मूछ, उनको स्पेशल मॉस्टेक अलाउंस मिलता है, 1000, 5000, 10,000 ऐसे मिलता है। और पान का पत्ता अगर बराबर उसको उलट पुलट नहीं कीजिएगा तो सड़ जाएगा, तो बराबर उसको उलट पुलाओ। घोड़ा को हाथ फेरना पड़ता है, उसको मालिश करना पड़ता है, तो नहीं तो बिगड़ जाता है। अब ये आया, 3 केस लॉ आया, वो 3 केस लॉ का प्रिंसिपल देखिए। कातिब क्या लिखता है, और डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट, विल तो कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है। तो अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आता है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि रजिस्टर्ड विल है इसलिए सैक्रोसाइंट है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन एंड डिफरेंस इन द लीगल सैंक्टिटी ऑफ द रजिस्टर्ड विल और अनरजिस्टर्ड विल। इसको भी ध्यान में रखिए, रजिस्टर्ड विल होने से वो जेन्युइन है ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कोई लॉ नहीं, ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है। नहीं, प्रिजम्पशन भी नहीं है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का प्रिजम्पशन, इट इज नोटिस टू ऑल। नहीं, वो अलग प्रिंसिपल है। जब भी कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, उसका रिवोकेशन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ही होगा, विल के लिए और स्पेशली। ये भी लोग बहुत बार सवाल पूछते हैं कि रजिस्टर्ड विल है तो उसका तो प्रिजम्पशन होगा। रजिस्टर्ड विल होने से उसका जेन्युइननेस एंड करे। आपके पास बहुत सारा केस आया होगा, ये आएगा, देखिएगा। गिफ्ट डीड है, सेल डीड है, रोज होता है कि हमको पेमेंट नहीं किया, फ्रॉड कर दिया, हम लिखने गए थे मॉर्गेज तो सेल डीड और गिफ्ट डीड लिखा लिया। ये सब तो केस होते रहता है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का ही केस होता है। इतना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का केस होता है, तो सिर्फ रजिस्टर्ड है ये नहीं है। इसलिए
दोनों एट पार रखा गया है। जो डॉक्यूमेंट कंपलसरी रजिस्ट्रेबल है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 सब क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, वो अगर रजिस्ट्रेबल नहीं होता है तो इनएडमिसिबल एविडेंस है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 49 ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो विल इज नॉट ए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। तो अगर कोई रजिस्टर्ड करा लिया है, जैसे इसका जस्ट रिवर्स बताते हैं, मोहम्मदन लॉ में डॉक्यूमेंट लिखना जरूरी है गिफ्ट के लिए, ओरल हिब्बा जिसको कहते हैं, ओरल गिफ्ट हो सकता है। अगर कोई मोहम्मदन ने रजिस्टर्ड गिफ्ट कर दिया और हिब्बा का जो 3 इंग्रेडिएंट है उसमें से एक कोई लैकिंग हो गया तो रजिस्टर्ड गिफ्ट भी इनवैलिड हो जाएगा। तो कहाँ प्रिंसिपल लागू करेगा कि रजिस्टर्ड? इसलिए इस पर ध्यान दीजिए कि रजिस्टर्ड विल और अनरजिस्टर्ड विल बोथ आर एट पार सो फार एज प्रोवेट कोर्ट इज कंसर्न। आपको सिर्फ जेन्युइननेस में उसका राइटिंग सिग्नेचर एक्सक्यूशन देखना है और उसका साउंडनेस ऑफ माइंड देखना है, और दूसरा देखना है एनिमस अटेस्टेंडी, अटेस्टेशन प्रॉपरली प्रूफ हुआ है कि नहीं। तो आपको एक्सक्यूशन प्रॉपरली हुआ है कि नहीं उसके लिए सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट नोट कीजिए, पढ़िएगा तब समझिएगा। जल्द बहुत शॉर्ट टाइम है, 4 घंटा गया, 4 क्लास मैंने 4 दिन ही लगातार क्लास होगा तो ख़त्म नहीं होगा, इतना प्रॉब्लम है। हमको 2 ही क्लास में ख़त्म करना है, इसलिए हम किताब नहीं देख रहे हैं और रूलिंग नहीं लिखा रहे हैं। सेक्शन 63 ऑफ द इंडियन सक्सेशन एक्ट एंड 68 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ये जब भी केस आएगा तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, डिसाइड कर, इसमें पैरामीटर्स दिया हुआ है। सेक्शन 68 एविडेंस एक्ट तो किसी भी डॉक्यूमेंट के एविडेंसरी प्रूफ के लिए क्या क्या करना है, कैसे प्रूफ होना है, तो आप देखिएगा। अब एक्सक्यूशन प्रूफ हो गया, अटेस्टेशन प्रूफ हो गया, तो एक पॉइंट और बचता है, उसको बोलते हैं सस्पिशियस सर्कमस्टांस। सस्पिशियस सर्कमस्टांस, it is also the duty of the propounder of the will to remove all suspicious circumstances. अब suspicious circumstance किसको कहते हैं? तो कई तरह का suspicious circumstance हो सकता है। जैसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी का केस आता है, जैसे आज विल लिखा और कल ही वो आदमी मर गया, तो डाउट क्रिएट होता है। तो इन बिटवीन अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस, जिसे क्रिमिनल ट्रायल में बहुत रेलिवेंट होता है, आप लोग देखते हैं, इसमें भी वो देखना पड़ेगा कि इस बीच में क्या हुआ, व्हाट हैड हैपेंड इन बिटवीन, वो किस कंडीशन का उसका फिजिकल मेंटल कंडीशन था, कहाँ उसका डेथ हुआ, ट्रीटमेंट कहाँ हुआ, कॉज ऑफ डेथ क्या था, उस पर क्या एविडेंस आया है। अगर आप सेटिस्फाइड है कि हाँ वो सस्पिशन जो था प्रामा फेसी, वैसे केसेज में प्राफेसी सस्पिशन क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो प्रोपाउंडर का ड्यूटी है टू रिमूव दैट सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। दूसरा सस्पिशियस सर्कमस्टांस है कि एक आदमी ने पूरी प्रॉपर्टी को विल कर दिया, पूरी प्रॉपर्टी को विल कर दिया और अपने नेचुरल हेयर को नहीं किया, आउटसाइडर को कर दिया। इट इज ऑल्सो ए सस्पिशियस सर्कमस्टांस। क्या वजह हुई, उसका रीजन कुछ विल में साइन है कि नहीं, पहले विल में खोजना चाहिए। अगर विल में नहीं है तो पिटीशन में प्लीड किया है कि नहीं प्रोपाउंडर ने, हाँ, और एविडेंस क्या है, वो सेटिस्फैक्टरी रिलायबल है कि नहीं, कोजेंट एक्सेप्टेबल। जो रूल ऑफ एविडेंस है किसी भी ट्रायल में, सिविल या क्रिमिनल ट्रायल में, एविडेंस एडमिसिबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, प्लॉजिबल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये सब कंडीशंस यहाँ भी आएगा उसको अप्रिशिएट करने के लिए। यहाँ भी देखिएगा आप कि है कि नहीं, अगर है एक्सप्लेनेशन है तो ठीक है। ऐसा भी केस मिलेगा कि किसी व्यक्ति को 2 बेटा 2 बेटी है, बेटी को एक्सक्लूड कर दिया है, स्पेशली लिखा हुआ है कि बेटी को इसमें कुछ नहीं मिलेगा, बेटा को मिलेगा। कहीं आपको मिलेगा कि इसमें बेटी को ही सिर्फ मिलेगा, बेटा को नहीं मिलेगा। बेटा बहुत तंग करता है माँ बाप को, आजकल बहुत केसेज आ रहे हैं, तो एग्रीव्ड होकर के लिख देता है कि बेटा को नहीं मिलेगा। बेटी नेचुरली ज़्यादा लॉयल होती है बेटियां माँ बाप के लिए, और सबसे ज़्यादा आखिरी क्षण तक, इसलिए हर माँ बाप को बेटी के प्रति ज़्यादा स्नेह होता है। तो ये नेचुरल है बेटियों को देना,
लेकिन हर केस के फैक्ट्स पर डिपेंड करता है, वो सर्कमस्टांस को देखना होगा कि किस केस में कैसा हो। ओरिजिनल बिल लॉस होने से कुछ नहीं होता, वो रजिस्टर्ड है क्या रजिस्टर्ड है तो नो प्रॉब्लम। हाँ सर्टिफाइड कॉपी है तो वो देखिए उसमें एविडेंस देने में, हमारे पास एक पूर्णिया का केस है और लॉकडाउन के पहले मेरा आर्गूमेंट खत्म हो गया था। अब पूर्णिया में है, अच्छा, तो वो ऐसा ही केस है। लोअर कोर्ट में यही बहस हुआ कि लॉस्ट बिल है। और एक और केस है शेखपुरा का, शेखपुरा से कोई है? अच्छा, वो तो ऑलरेडी वो शेखपुरा का केस हम लोग का फेवर में हो गया, मैटर अब सुप्रीम कोर्ट चला गया। वो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट जज जो थे, कई साल पुराना केस है मेरे ख्याल से, वो जब शेखपुरा जजशिप बना था उस समय का केस है। फर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनका ऑर्डर किया हुआ, बहुत अच्छा ऑर्डर है। उसमें भी विल लॉस था, ओरिजिनल विल लॉस था। और दूसरा उसमें वो प्रॉब्लम क्या था, एक मोहम्मदन थे एडवोकेट मुंगेर में, बहुत सीनियर एडवोकेट थे शेखपुरा के, उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी, वो लोग एक्स लैंडलॉर्ड भी थे। वो वकील साहब अनमैरिड और इशूलेस थे, उनके फैमिली में भाई बहन लोग थी, उनको लेप्रोसी हो गया, इसलिए सब लोग उनको अबंडन कर दिया, अकेले रहते थे। और उस फैमिली का जो कल्टिवेशन था एक यादव जी देखता था, अभी उसका थर्ड जनरेशन है यादव जी का। तो फर्स्ट जनरेशन मर गया, सेकेंड जनरेशन वो वकील साहब का सेवा टहल करता था, तो खुश होकर के टोटल लैंड उसी को लिख दिए, किसी अपने वारिस को नहीं लिखे थे। और कुछ प्रॉपर्टी को मॉस्क में दे दिए और कुछ फकीर लोग के सेवा के लिए कुछ प्रोविजन बना दिए थे। और उसमें लिखे थे कि जब तक ये बचेगा जो यादव है वो खेती करेगा, और खेती का पर क्रॉप में हर फील्ड का जो क्रॉप होगा टोटल का, उसका 10 शेर मन के हिसाब से, 40 शेर का एक मन होता है, तो 10 शेर जो है आमदनी को मॉस्क में दे देगा। जो हमको देता था वो अब हम नहीं लेंगे, माने हमारे मरने के बाद वो मॉस्क में जा, अब बाकी वो रिटेन करेगा। तो एक तरह से उसको बटेदारी अंडर रैयत डिक्लेयर कर दिया गया और जेनरेशन टू जेनरेशन कर दिया गया। तो 2 पॉइंट ऑफ कंटेंशन था हाई कोर्ट में, पहला तो लॉस्ट बिल है और दूसरा ये विल है ये नहीं है, इसमें तो बटाईदारी राइट क्रिएट किया गया है, जो कैसे इनको राइट टाइटल पास ही नहीं कर सकता है। दिस वाज द कंटेंशन। हाई कोर्ट ने रिपेल किया, हो सकता है वो रिपोर्ट हुआ हुआ या लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ होगा, अभी हमको याद नहीं है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया है, अभी एडमिट नहीं हुआ है, पड़ा हुआ है, ऐसे ही फाइल करके छोड़ दिया। और एक केस पूर्णिया का है, हाई कोर्ट ने किया कि वो विल इज वैलिड और उसको प्रोवेट ग्रांट कर दिया, हाई कोर्ट ने प्रोवेट ग्रांट कर दिया। अभी पेपर मत ध्यान दीजिए, अभी पेपर नहीं ध्यान दीजिए, अभी सक्सेशन एक्ट पर ध्यान दीजिए। नॉट मेंटेन, लेकिन नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि क्या पीली लेता है कि कोई है हिडन, वही सब कातिब का उसका ये सब का देखना, वो बता देते हैं, वो भी बताते हैं तो कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। तो बाद का चीज है, जैसे सर बोले, ये तो हम लोग देखेंगे बाद का, अब जिसको किसी को राइट ही नहीं है मान लीजिए करने का, जैसे कोई है किसी का एक एग्जांपल सर फादर की प्रॉपर्टी है, फादर का डेथ हुआ, अभी पार्टीशन नहीं हुआ था तो विल कर दिया, ये वैलिड होगा सर? पहले तो हम ये देखेंगे वेदर ही हैड राइट अपना शेयर का। तो कई देखिए अब इसका एक और जवाब देते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है अच्छे लोगों के दिमाग में। उसका एक जवाब देते हैं, फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपेल, ये वर्ड सुने हैं आप लोग? सिर्फ 43, तो 43 का सहारा किसी भी डॉक्यूमेंट में लिया जा सकता है। आज अगर उसने बिल लिखा, आज उसका राइट नहीं है और कल उसका राइट होगा तो वैलिडेट हो जाएगा। इसलिए उसके बियॉन्ड द सीन मत जाइए, अभी विल के अंदर ही रहिए। वो टेस्टेटर का राइट अगर चैलेंज होगा तब बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अगर प्रोवेट ग्रांट कर दिया तो उस प्रोवेट को मुंसिफ कैंसिल कर देगा, ये पावर है सिविल कोर्ट को।
इसीलिए सिविल कोर्ट को कहा जाता है एक्सपेंसिव एंड प्लेनरी जुडिक्शन। वो जुडिक्शन ना हाई कोर्ट को है ना सुप्रीम कोर्ट को है। आपको भी बहुत बड़ा जुडिक्शन है, लेकिन समझने की बात है कब आप एक्सरसाइज कीजिएगा। ये नहीं समझेंगे। और अपील इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ सूट। जो ट्रायल कोर्ट को पावर है वो अपीलेट कोर्ट को भी पावर है, लेकिन यहाँ पर है क्या कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहुत बिजी कोर्ट होता है, इसलिए कोई सिविल सूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। रहते हैं सर, ये मैंने देखा है, ये कोर्ट आवर्स में फोन कर। आप ही क्या हैं? कहाँ हैं? ये बहुत दूर भिजवा दिए हैं सर। कहाँ हैं? किशनगंज में है, तो उधर से तो ठंडी हवा आती होगी दार्जिलिंग से। जो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वो रेलिवेंट है, हाँ। ऐसा कुछ है प्रॉब्लम? अच्छा ठीक है, वैसा प्रॉब्लम रहेगा पर्सनल तो हम आपको मदद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो सब बात में पूछिएगा। अभी क्लास में थोड़ा ठीक है, टिटमिट होने से अच्छा रहता है, ह्यूमरस रहता है क्लास। हाँ देखिए, अगर कोई लीगेटी विल को प्रोवेट नहीं कराया, प्रोवेट करा लिया और उसको नहीं दे रहा है, तो वो अपना राइट क्लेम कर सकता है। सिविल सूट में जाना पड़ेगा। नहीं, वो क्लेम करेगा कि हमको इतना बेनिफिट इससे मिला है, इनको डायरेक्शन दिया जाए, डिक्लेरेशन प्लस डायरेक्ट मैंडेटरी इंजंक्शन उन पर लागू होगा। इसीलिए कहा कि आपको बहुत पावर है सेक्शन 9 सीपीसी में। सेक्शन 9 सीपी में एनी सूट ऑफ सिविल नेचर, ये भी आप कोई कह सकता है कि मून पर मेरा टाइटल डिक्लेयर कर दिया, ये भी सूट आ सकता है, लेकिन वो चूंकि दूसरे प्रिंसिपल से इंटरटेन होगा कि दैट डिग्री विल नॉट बी एक्सिक्यूटेबल, इसलिए उस पर चेक एंड बैलेंस लगा दिया। सिविल कोर्ट का जुडिक्शन वहीं पर बाढ़ है जहां पर स्पेशली बारिंग क्लाउज है किसी स्पेशल एक्ट में, तो वहां पर बाढ़ है। या अगर ऐसा डिग्री मांग रहा है जो एक्सिक्यूटेबल नहीं है, नहीं वैसा नहीं है। आप समझिए वो बार कहाँ है, उसके लिए अलग प्रिंसिपल डिसाइडेड है। जहां बार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसका जुडिक्शन को टेक आउट करना, उसको खत्म करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो कहता है इट बारिंग ऑफ जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट शुड नॉट बी रेडली इन्फर्ड। वो रेडली इन्फर्ड नहीं किया जाए, इवन इफ बारिंग क्लाउज है तो भी। तो स्कोप है सिविल कोर्ट को, उसके बावजूद भी उसका 3 पैरामीटर्स है, वो अलग हट के होगा, लेकिन पूछे सवाल तो आपके बड़ा इंपॉर्टेंस का है। एक पहला पैरामीटर्स है कि जिस एक्ट, सब्सटेंसिव एक्ट या स्पेशल एक्ट से सिविल कोर्ट का जुडिक्शन बार किया गया है, उस एक्ट में कंप्लीट मैशिनरी या प्रोविजन नहीं है फॉर रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवांस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेंटिफ, तब सिविल कोर्ट को जुडिक्शन हो जाएगा। दूसरा, अगर वो उस एक्ट का जो डिजिग्नेटेड ऑथोरिटी है, ही हैज नॉट एक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दैट एक्ट, contravene the certain provisions, then civil court has got duty despite the barring clause. और तीसरा है if the order was obtained by fraud. So there are 3 exceptions to the barring clause of any substantive law. तो सिविल कोर्ट को इसलिए कहा गया कि बहुत जुडिक्शन है, आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसा केस आएगा तो 3 फॉर्मूला याद रखिएगा, और डिसीजन खोजिएगा तो सेक्शन 9 के हेड में 65 सुप्रीम कोर्ट, 66 सुप्रीम कोर्ट, 69 सुप्रीम कोर्ट, कंटिन्यूअस कई जजमेंट है जिसमें स्पेसिफिकली इसको डील किया गया है। खैर, तो अब हम लोग आ जाते हैं प्रोवेट के ऊपर। अब प्रोवेट में आइए, लास्ट हम सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस बता रहे थे। रिमूवल ऑफ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस जब हो जाएगा तभी प्रोवेट ग्रांट होगा, और कई इंस्टेंस दिए, देयर मे बी सो मेनी इंस्टेंस। मौर्या जी, आप कोई केस किए हैं? क्या देख रहे हैं? पास को देख रहे हैं। अच्छा, तो आप कहाँ अभी? मधुबनी, ठीक है। अब आइए, एक लीगेटी है और वो एग्जीक्यूटर भी। अब वो एग्जीक्यूटर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आएगा या प्रोवेट? वही बता रहे हैं जान, आपके जितना दिमाग में है सब मेरे दिमाग में। हम पूरा कंप्लीट करने जल्दी हम चाह रहे हैं, इसलिए कि फिर 2 क्लास के बाद आपका मोटर व्हीकल का क्लास है।
तो बहुत बहुत कुछ इसमें कहना है। अब आइए कि इसी से आप ही के सवाल से शुरू कर देते हैं। पटना से कौन है अभी? पटना में तो केस है आप लोग के पास, पटना में बहुत केस है। इसके पहले थी गीता जी पटना में, वो बहुत केस, करीब 13 केस प्रोवेट का डिस्पोजल की, ऑलमोस्ट ऑल केस में हमसे पूछ करके करती थी। वो डायरेक्ट वो भी थी इलाहाबाद की, आज नहीं आप लोग के साथ। हाँ, तो अभी है पटना में गीता जी, सीबीआई, हाँ ठीक, सीबीआई हो गया, हाँ ठीक। वो बहुत केस डिस्पोजल की थी। वो लगातार जब उन लोग का शुरू में इंडक्शन क्लासेस चलता था तो लगातार प्रोवेट का क्लास चला था। अब आइए देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान से सुनिए, जरूरत पड़े तो नोट कर लीजिए। प्रोवेट कब होगा और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कब होगा, और दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का मतलब एक ही है, इट इज ए सर्टिफिकेट granted by the designated authority regarding genuineness and validity of will. Nothing more, nothing less. It is just like a certificate. Probate or letter of administration. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस, प्रोवेट जब होगा तो विल के आधार पर होगा, अगर विल नहीं है तो प्रोवेट नहीं। लेकिन एले विल पर भी होगा, बिना विल के भी होगा। तो प्रोवेट और एले के फाइल करने का प्रोविजन है सेक्शन 276। अगर विल है तो 276 में फाइल होगा, आइदर प्रोवेट और एले। अगर विल नहीं है तो सेक्शन 278 में एलए के लिए फाइल होगा पिटीशन, और उसमें क्या क्या कंटेंट्स रहेगा उसी में लिखा हुआ है सेक्शन 278 में, कंटेंट्स ऑफ द पिटीशन और रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो रहेगा। अब क्वेश्चन होता है कि जो विल है तो किस केस में प्रोवेट होगा, किस केस में एलए होगा? तो प्रोवेट ग्रांट होता है ओनली नेम्ड और अपॉइंटेड एक्सिक्यूटर का, जो सेक्शन 222 पहले लिखे हैं। तो जिस विल में अपॉइंटेड एक्सिक्यूटर है वो प्रोवेट के लिए प्रेयर करेगा, सेम ही सेक्शन होगा लेकिन प्रेयर करेगा प्रोवेट के लिए। और अगर अपॉइंटेड एक्सिक्यूटर नहीं है तो विल के आधार पर वो एलए के लिए प्रेयर करेगा। यही दोनों का कार्डिनल डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है प्रोवेट एंड एलए में। क्या कोई डाउट है? तो प्रोवेट होगा, हाँ हाँ, और अपॉइंटेड एक्सिक्यूटर नहीं है तब एलए होगा। क्योंकि 222 बार करता है, इसका आगे कंसिक्वेंसेज मिलेगा। इसका आगे कंसिक्वेंसेज क्या मिलेगा? जैसे प्रोवेट केस है, विल के आधार पर नेम्ड एक्सिक्यूटर ने प्रोवेट पिटीशन फाइल किया, अब प्रोवेट पिटीशनर मर गया। ये इसमें पूरा कंफ्यूजन है, रोज सवाल आता है हाईकोर्ट तक। हाँ, तो पहली बार हाईकोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस मुंगेर साहू, कल आप लोग क्लास लिए थे ना, कल है शायद, हाँ कल है, उन्हीं का जजमेंट है। हमारा ही केस था, हम अपोज कर रहे थे प्रोवेट पिटिशनर के, प्रोवेट को हम अपोज कर रहे थे। प्रोवेट पिटिशनर का डेथ हो गया, सब्स्टिट्यूशन पिटिशन फाइल किया गया, हमने ऑब्जेक्शन फाइल किया गया कि सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता। तो जज साहब ने समझा ऑर्डिनरी सिविल ट्रायल में जैसे सब्स्टिट्यूशन का बहुत लिबरल अप्रोच है ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, कि सब्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए। तो उनको लगा कि अननेसेसरी ऑब्जेक्शन रेज किया जा रहा है। उन्होंने कहा भी, पॉइंट आउट भी किया कि आप क्यों अननेसेसरी ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन होने लायक है। हम कि नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा इंरेज भी हो गए। हमने कहा लॉ ये कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो उन्होंने रिएक्ट करके कहा कि तब क्या होगा आपका, इट विल डाई इट्स नेचुरल डेथ। तो उनके समझ ही में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं। प्रोसीडिंग, अब सिविल का तो आपको आइडिया है, सिविल के अच्छे जज रहे हैं तो सिविल के दिमाग से काम कर रहे थे। तो बोला इसमें क्या होगा, तो ये तो स्पेशल लॉ है।
जब 222 बार करता है कि प्रोवेट ग्रांट होगा एक्सक्यूटर को ही, तो उसका वारिस तो एक्सक्यूटर है नहीं, तो पर्सनल एक्शन डाइज विद द पर्सन। अगर हम आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं कि बिल्डिंग का मैनेजमेंट आप कीजिएगा, है ना, तो या तो अगर हम मर गए तो पावर अटॉर्नी खत्म हो गया, या आप मर गए तो पावर अटॉर्नी खत्म हो गया। तो उसी तरह से एक्सक्यूटर जब मर गया तो उसको इनहेरिट कैसे करेगा? राइट टू सू वहाँ पर कहाँ आता है? राइट टू सू सर्वाइव कहाँ करता है? राइट टू सू फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोवेट वाज सर्वाइविंग टू द ओनली एक्सक्यूटर। इट इज नॉट इनहेरिटेबल, दैट राइट इज नॉट इनहेरिटेबल और ट्रांसफरेबल। फिर भी नहीं कन्विंस हुए तो हम 2 डिवीजन बेंच जजमेंट साइट किए, 2 डिवीजन बेंच जजमेंट साइट किए, तब उन्होंने कहा कि तब आप ही लिखा दीजिए ऑर्डर, यहाँ तक रिएक्ट करके, एंड आई डिक्टेटेड द ऑर्डर इन ओपन कोर्ट। हाँ, अब ऑर्डर हम लेके आए हैं। आप लोग इस सब रोज सवाल पूछा जाता है, आप लोग क्या, हाँ, सुनिए, बहुत सवाल है, ये सब बहस हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक ही चला गया। माई ऑर्डर वाज अपहेल्ड अप टू सुप्रीम कोर्ट। सुन लीजिए, वो रिपोर्टेड केस है, वही बताते हैं, आप केस नंबर नोट कर लीजिए। पार्टी का नाम है अशोक बिहारी शरण वर्सेस मदन मोहन शरण। अशोक बिहारी शरण वर्सेस मदन मोहन शरण, 3 केस एक साथ है इसमें। दूसरा है, ऊपर में मिल जाएगा आपको नेट पर, अशोक बिहारी शरण से ही मिल जाए, अशोक बिहारी शरण वर्सेस मदन मोहन शरण, टेस्ट सूट नंबर 3 ऑफ 2009। इसमें 2 सूट और है, टेस्ट सूट नंबर 1 ऑफ 2010, हाईली कंटेस्टेड मैटर है, स्टिल इट इज पेंडिंग। टेस्ट सूट नंबर 1 ऑफ 2013, एक में है सावित्री देवी पिटिशनर, टाइटल सूट, टेस्ट सूट 1 ऑफ 2010 में सावित्री देवी वर्सेस अलका शरण, और तीसरा में है टेस्ट सूट नंबर 1 ऑफ 2013 में दिनेश बिहारी शरण वर्सेस अशोक बिहारी शरण। ये तीनों का अमलगमेटेड ऑर्डर है। हमारे अपोजिशन में थे मिस्टर संदीप कुमार, जो अभी हाईकोर्ट जज हैं। आपको पढ़ देते हैं, बहुत शॉर्ट ऑर्डर है, सुनिए ध्यान से आप लोग। Heard learned counsel Mr. Sandeep Kumar appearing on behalf of the petitioner of IN number so and so. Learned counsel Mr. Ellen Das on behalf of the near relative number 3 and learned counsel Mr. R.K.P. Singh on behalf of the defendant Dr. Alka Saran. मेरी क्लाइंट थी, वो सिस्टर थी, 5 भाई मिलके, एक भाई वकील भी था, इसका सब हड़प रही थी, अब करोड़ों की अरबों की प्रॉपर्टी है। दिस इंटरलोक्टरी एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड बाय 1 राकेश बिहारी शरण, यही एडवोकेट है हाई कोर्ट में, फॉर बीइंग ट्रांसपोज एज प्लेंटिफ इन दी टेस्टामेंट्री सूट नंबर 1 ऑफ 2000। पहले से वो पार्टी था, क्योंकि कंटेस्टेड मैटर है, तो ट्रांसपोजिशन भी इसमें नहीं हो सकता है, न ट्रांसपोजिशन हो सकता है और न सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, न कन्वर्सन हो सकता है। एले में लिख लीजिए, ये इसके कॉन्ट्ररी कोई लॉ नहीं है। आज जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसका डिस्टिंक्शन भी बता देंगे, वो मैटर भी इसमें डिसाइडेड हुआ है अप टू सुप्रीम कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है 2003 बॉम्बे में, कोई वही गया था, तो हाँ, तो वो गया था, क्यों गया था, उसमें एक्चुअली वो गलत कैसे फाइल किया था, और 20 साल लग गया हाई कोर्ट में। हाँ, तो आप पढ़े हैं, ठीक है, वेरी गुड, आप पढ़े समझे हुए, उसका वही फाइन डिस्टिंक्शन है। 20 साल तक पेंडिंग था, उसको करना चाहिए था एले, उस केस में नेम्ड एक्सिक्यूटर नहीं था। बॉम्बे हाई कोर्ट का केस जो था उसमें नेम्ड एक्सिक्यूटर नहीं था, गलती से प्रोवेट फाइल हो गया था, तब परमिट किया है। हाँ, तो उसका एक्सेप्शनल केस था। हाँ, वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स नहीं है, दैट इज नॉट ए बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, 10 बार हम कई बार जवाब दे चुके हैं बहुत जजेज लोग को। आप इनिशियल स्टेज में अगर आप डिटेक्ट करते हैं तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, जो पिटिशनर है उनको डायरेक्ट कर दीजिए कि आपका ये पिटिशन जो है प्रोवेट नहीं चलेगा, आप इसको मॉडिफाई कर दीजिए, प्रेयर में मॉडिफाई कर दीजिए, एलए में कन्वर्ट कर दीजिए, परमिट करके कन्वर्ट करा दीजिएगा। अगर फैग एंड में पता चलता है, आर्गूमेंट के स्टेज में अगर आपको पता चलता है, तो आर्गूमेंट के स्टेज में आप जो ऑर्डर पास करेंगे उसमें 2 लाइन एक्सप्लेन कर देंगे कि दो दिस पिटिशन शुड हैव बीन फाइल्ड फॉर ग्रांट ऑफ एलए, but due to inadvertence it has been filed
as a probate petition. However, in the facts and circumstances of this case, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड. वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा, उसके ग्राउंड पर डिसमिस नहीं करना चाहिए. ये पावर आपको है. कई केस में ऐसा, नवादा का केस था, पहला बार के सिंह पूछे थे, जो अभी फैमिली जज हो गए हैं. किशनगंज ही गए हैं क्या? हाँ, किशनगंज ही गया. हाँ, खगड़िया से. और वहाँ से जाते के साथ अब वो क्रूएल्टी पर बताइए, ये सब बताइए, बहुत सा सवाल हमसे पूछ दिए, पता है ना. हाँ, नहीं, आप ही के कोर्ट में. जब आपके कोर्ट में आ गया तो यू आर फुल फ्लेजेड, यू आर इन सीजन ऑफ द केस. डिस्ट्रिक्ट जज हैज नो जुडिक्शन इन द मैटर. ना डिस्ट्रिक्ट जज कुछ करेगा, ना हाई कोर्ट करेगा. सो लॉन्ग एज यू आर इन सीजन ऑफ द मैटर, एवरी पावर इज होल्डिंग. इट अपीयर्स दैट, अब सुनिए, ध्यान से सुनिए आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम पर्पसली आज इसको लेके आए. ऐसे तो हम बता देते, आप लोग देख लीजिएगा. It appears that once Savitri Devi filed the aforesaid facts as sought में, once सावित्री देवी जो थी अलका शरण की और राकेश बिहारी शरण दोनों की माँ थी. फादर की प्रॉपर्टी थी, फादर ने वाइफ के नाम से विल किया था, उन्हीं को बना दिया था ये. तो एक्चुअली हम लोग के हिसाब से ये विल फोर्स्ड एंड फैब्रिकेटेड था. फादर बीमार थे, बीमारी में उनसे दस्तखत करा लिया था. और यहाँ पर एयरपोर्ट पर एम्प्लॉई थे, पटना एयरपोर्ट पर, और काफ़ी प्रॉपर्टी थी उनको पटना में और जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में. तो सभी भाई में 5 भाई थे, लेकिन 3 भाई जो बहुत तेज था, वो 3 भाई ने करा लिया. 2 भाई को भी नहीं दिया था, अब बहन को भी एक्सक्लूड कर दिया था. इसीलिए डिस्प्यूट हुआ. तो विल जो है, वो छोटा लड़का जो राकेश बिहारी शरण एडवोकेट है, उसी के साथ माँ रहती थी सावित्री देवी, और उसने प्रोवेट डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल किया. तो हाई कोर्ट का प्रैक्टिशनर है. तो वो उसका डेथ हो गया, बहुत दिन चला, कंटेस्टेड मैटर हो गया. पार्टीशन सूट, हमारी जो क्लाइंटेस थी डॉक्टर अलका शरण, वो सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट फाइल किए थे. वो पार्टीशन सूट फाइल करने के बाद ही वो फाइल किया था, इन ऑर्डर टू डिप्राइव हर से. ऐसा सिविल कोर्ट में कई केस हमारे नॉलेज में आया है, जो लोग हमसे पूछे हैं, या तो एडवोकेट या जजेज लोग पूछे हैं. जब पार्टीशन सूट फाइल होता है, तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, वो ऐसा ही था, सासाराम का, बहुत पुराना केस, मेरे ख्याल से 40 साल पुराना केस था. हाई कोर्ट में तो 15 साल लग गया. अंत में यहाँ से फिर लास्ट में हम सक्सीड करके भेजे. उसमें एक लेडी थी, वो विडो भी थी, और उसको नैहर का प्रॉपर्टी मिला था, लेकिन उसका चचेरा भाई फोर्स बिल बना करके और पूरा प्रॉपर्टी क्लेम कर लिया था, और कब्जा भी उसी का था. ये लोग अपना ससुराल में रहती थी, तो उसको टोटल 30 साल लड़ना पड़ा. वहाँ के सबसे बड़े वकील थे, कौन सहाय थे, प्रधान जी, हाँ, जो मंगलाचरण, हाँ, और मंगलाचरण जी, वही उस केस को 20 बरस देखे थे, और ब्लंडर कर दिए थे उस केस में. अब उसके चलते हमको 10 साल हाई कोर्ट में लगा. इवन कि एस एन हुसैन साहब इतने सिविल के अच्छे जज थे, ही वाज ऑल्सो कन्फ्यूज. वो भी सिंगल बेंच में हमारा डिसमिस कर दिए. तो डिवीजन बेंच में जा करके हम फिर सक्सीड किए. डिवीजन बेंच में हम डायरेक्शन लिए ऑनरेबल मिसेज जस्टिस रेखा एम दोषी से, कि अब हमारा तो चैप्टर ही क्लोज हो गया, इतना वैल्यूबल प्रॉपर्टी है, डिप्राइव हो गया है, तो हमको कोई ऐसा फोरम दिया जाए. तो बोले क्या आप चाहते हैं? हम कहा कि आप ऑब्जर्व कर दीजिए कि कोई भी फोरम इनको जो सूटेबल है अवेल कर सकते हैं. उसके बाद हमने फिर हाई कोर्ट में मिसलेनियस अपील फाइल किया, चैलेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ सासाराम. आफ्टर 20 years आई हैव फाइल्ड द अपील. तो अपील जब फाइल हुआ, तो संजोग से एकदम नए जज जो आपके चेयरमैन साहब थे राकेश कुमार, उनके बेंच में आ गया. वो सिविल कभी किए नहीं थे. हम अपीयर किए तो तुरंत उसको एडमिट करने लगे. हम कहा नहीं, एडमिट होने लायक केस नहीं, 20 साल का लिमिटेशन है, इसमें अपील का नोटिस पहले जाएगा, और लिमिटेशन पर हियरिंग होगा तब होगा. तो फिर नोटिस गया, दूसरा बेंच में बहस हुआ, एडमिट भी हुआ, और लास्ट में त्रिवेदी साहब जो मुजफ्फरपुर के रिटायर किए हैं, उनका जजमेंट आ गया, और जजमेंट अपहेल्ड हो गया अब तो सुप्रीम कोर्ट. तब जा कर के वो प्रोबेट वाला सेट असाइड हुआ, और मैटर फिर डिसाइडेड हुआ. तो बहुत तरह का इस तरह का आता है कि सिविल सूट फाइल हुआ पार्टीशन का, तो उसको डिप्राइव करने के लिए, तो ये भी एक सस्पिशियस सर्कमस्टांस है. इसको बाई एंड लार्ज जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, 2-3 तरह का इस तरह का कंटेस्टेड मैटर जब आप कंडक्ट कीजिएगा, तो आपका उसके हिसाब से आपका नज़रिया बदलेगा, और सोचने और समझने का तरीका बदलेगा. तो इस केस में वही हुआ था. आप 5 मिनट में हम इसको पढ़ देते हैं, सुनिए शांतिपूर्वक. It appears that once Savitri Devi filed the aforesaid testamentary case
under Section 276 of the Indian Succession Act for the grant of probate with respect to the will, which is said to have been executed by late Sita Saran, wherein she was appointed as executrix. In the said लेडी एक्सिक्यूटर को एक्सिक्यूटरिक्स कहते हैं, इसमें वो एक्सिक्यूटरिक्स वर्ड आया है. In the said application at para 5, the near relatives have been described, including this petitioner who has been shown as near relative number 5. In this testamentary suit, near relative number 8, Srimati Alka Saran filed caveat and contested the probate application. Thereafter, the probate application has been converted to testamentary suit according to the provisions as contained in section 295. 295 नोट करिए. जब अगर कंटेंशन होगा, कंटेंशन का मतलब अदर साइड आके अपोज करेगा और कोई फैक्चुअल ग्राउंड लेगा तो उसको बोलते हैं कंटेंसस प्रोसीडिंग. तो कंटेंसस प्रोसीडिंग को कन्वर्ट करने का सूट में सेक्शन 295 है. गलती कहाँ हो रही आज तक पूरे बिहार में, अब कुछ जगह सुधार हो रहा है. ये टाइटिल सूट में लोग कन्वर्ट करते हैं, टाइटिल सूट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए. इसको होना चाहिए टेस्ट सूट में. शॉर्ट में टीएसयू भी होता है, टीएसयू होता है. क्योंकि वहाँ पर हाँ, तो वहाँ पर जिला जज लोग को भी बताया. इसके पहले क्लास पूरे ऑल डिस्ट्रिक्ट जजेस का लिए है क्लास, उन लोग को भी बताया गया है कि आपको ये गलत है. आप अगर टाइटिल सूट वहाँ पर जो फॉर्मेट बना हुआ है या कंप्यूटर नहीं लेता है तो टाइटिल सूट है नहीं, तो टाइटिल सूट जो लिखते हैं उसके बीच में ब्रैकेट में टेस्ट लिख दीजिए. इसका डिस्टिंक्शन होना चाहिए ना. ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मतलब सूट नहीं है, इसलिए टाइटिल सूट कैसे होगा. हाई कोर्ट में क्लियर है, क्योंकि सिविल कोर्ट रूल्स में इसकी क्लैरिटी नहीं, इसका कोई प्रावधान नहीं, इसलिए कन्फ्यूजन. हाई कोर्ट में जब पहले फाइल होता है तो टेस्ट केस में रजिस्टर होता है, और जब कंटेंसस हो जाता है तो 295 के हिसाब से वो टेस्ट सूट में कन्वर्ट होता है. देखिए इसमें भी बताएं टेस्ट सूट ही लिखा हुआ है. तो 295 भी आपके लिए पर्पस का है. ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द टेस्टामेंट्री केस द सोल प्लेंटिफ, जब कन्वर्ट हो जाएगा तो जो पिटिशनर है वो प्लेंटिफ हो जाएगा, 295 में लिखा हुआ है, और जो कैविएटर ऑब्जेक्टर है वो डिफेंडेंट हो जाएगा. उसके बाद आप सूट की तरह लिख सकते हैं, इशू फ्रेम कर सकते हैं, ये सब उसको डिसाइड कर सकते हैं. उस सुविधा के लिए बनाया गया. The sole plaintiff Savitri Devi died. Thereafter, the near relative Rakesh Bihari Saran has filed this interlocutory application for being transposed. The defendant, Dr. Alka Saran, vehemently opposes the prayer of the petitioner, alleging that in law probate can only be granted to an executor, and in this case, according to the original plaintiff, she was appointed as executrix. Therefore, on her death, probate proceeding died its natural death. Therefore, on her death, therefore, there is no question of transposition of near relative, who has not even filed any caveat, nor contested the proceeding, nor substitution in place of the sole deceased plaintiff. The learned counsel, Mr. Sandeep Kumar, for the petitioner, relied upon three decisions of this court: AIR 2001, Patna 181, AIR 182, Patna 2008, 2014, Volume 1, PLGR 42, and submitted that if probate application is not maintainable at the stage of the petitioner, then the court has the jurisdiction to convert this probate proceeding to an application for the grant of letters for administration, for which a separate application has already been filed for converting this probate application to a letter of administration application. The learned counsel further submitted that the High Court in AIR 2001, Patna 181 considered the provision of section 232 of the Indian Succession Act. 232 भी नोट कर लीजिए. And has held that substitution can be allowed. On these grounds, the learned counsel submitted that the interlocutory application be allowed after converting this probate application to a letter of administration application. On the other hand, the learned counsel Mr. Ellen Das and learned counsel Mr. R.K.P. Singh submitted that probate application cannot be converted to an application for the grant of letters of administration, and neither under Order 22 of this Code of Civil Procedure the petitioner can be substituted nor be transposed under Order 23 Rule 1A of the Code of Civil Procedure in place of the plaintiff, because of the provision as contained in Section 222 of the Indian Succession Act, as the petitioner is not appointed as executor of the will. In support of their contention, the learned counsel relied upon AIR 1917 Patna, page 209, Division Bench Judgment, AIR 2000,
पेज नंबर 209, डिवीजन बेंच जजमेंट, AIR 2007 बॉम्बे 103 डिवीजन बेंच जजमेंट। ये 2 जजमेंट हमने साइट किया। पेरूज द डिसीजन रिलाइड अपॉन बाय द पार्टीज। आप किसका 103 आप लोग बातचीत कर रहे हैं, इट डज नॉट अपीयर प्रॉपर। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे 25 प्रश्न आपका इस ऑर्डर में कवर्ड है, और ये LPA में भी गया है। LPA रिपोर्टेड है, पता नहीं ये रिपोर्टेड है जजमेंट में। हाँ, इसको पढ़ रहे हैं इसलिए कि आप जो सवाल आपका है सब आंसर हो रहा है। सर्कुलेट तो होगा, लंच में हम करवा देते हैं, लेकिन आप लोग सुन लीजिए, सर्कुलेशन में ध्यान उधर चला जाता है। आपका कॉपी ये देखिए, ये सिंगल जज जजमेंट, ये जस्टिस साहू का जजमेंट है जो अभी आपको बताया कि हमने अपोज किया था। ये जजमेंट सिंगल बेंच का है। आई एम नॉट श्योर कि रिपोर्टेड है कि नहीं, क्योंकि हम लोग कभी पटना हाई कोर्ट का जल्दी पढ़ते नहीं हैं, और LPA में जाकर के डिवीजन बेंच का जजमेंट है, वो रिपोर्ट हो गया है। वो डिवीजन बेंच, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो लेटेस्ट रहता है, जरूरी रहता है, वो अप टू डेट रहने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है। इसलिए कि कलकत्ता का तो बहुत जजमेंट मिलेगा, क्योंकि पेरेंट हाई कोर्ट है। प्रोवेट पर जितना जजमेंट कलकत्ता हाई कोर्ट का है, उतना कहीं का नहीं। फिर मद्रास हाई कोर्ट का, कलकत्ता के बाद मद्रास का है, क्योंकि मद्रास का इसके पहले से बहुत सा एक्ट है। वहाँ 1884 से एक्ट था, प्रोवेट एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, और अलग अलग 3-4 एक्ट मद्रास में था। कुछ एक्ट जो था मद्रास प्रेसिडेंसी में था, और कुछ एक्ट आउटसाइड प्रेसिडेंसी था, उस सबको मिलाया गया। तो वहाँ पर तरह तरह के केसेज मिलेगा। यहाँ पर आप इसको देखिए, आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से कवर्ड है, इसलिए हम पढ़ के सुना रहे हैं। आपके यहाँ जब कोई वकील, आप समझिए कि अभी आप क्लास में नहीं है, आप प्रिजाइडिंग अफसर हैं, तो आप सुनिएगा वकील का बहस, हम बहस से सुना रहे हैं आपको। हाँ आप मत समझिए कि क्लास में पढ़ रहे हैं, या भूख लग गई हो तो अलग बात है। सो फार AIR 2001 Patna 181 is concerned, it appears that civil engineer application was filed। ये सब जो डिस्टिंक्शन कर दिया है, अदर साइड ने जो फाइल किया था उसका डिस्टिंक्शन किया गया है उसमें, और हमने जो दिया है वो नहीं पढ़ेंगे, ऑपरेटिव पोर्शन आपको पढ़ते हैं। मेन अदर साइड ने जो अभी जस्टिस, एक अभी इस केस में जो अभी सिटिंग जस्टिस है, और एक एक्स जस्टिस है जो कल आपके यहाँ में गए, एक प्रिजाइडिंग अफसर थे, एक हमारे अपोनेंट थे। It may be mentioned here that Section 222 of the Indian Succession Act provides that probate shall be granted only to an executor appointed by the will, and the appointment may be expressed or by necessary implication. Therefore, no probate can be granted to a person who is not an executor. Admittedly, the petitioner is not an executor. In such circumstances, when the probate application cannot be converted to an application for grant of letters of administration in view of the division bench decision, and when probate cannot be granted to a person who is not an executor, the petitioner in the present case, how can he be transposed as plaintiff? Question mark. All these questions have been gone into and decided by the division bench of the Bombay High Court in AIR 2007 Bombay 103. And this is the complete answer to the application filed by the petitioner. The division bench of Bombay High Court, considering all the provisions contained in CPC as well as the Indian Succession Act at paragraph number 29 to 33, clearly held that on the death of executor plaintiff, the probate proceeding itself dies its natural death. Therefore, on the death of the plaintiff, in the present case, this probate proceeding, that is testamentary suit, has already died its legal death. In such circumstances, in the dead testamentary suit, this interlocutory application cannot be allowed, and therefore the application filed by the petitioner is hereby rejected. तो जिसमें सहारा लिया गया ऑर्डर 22 फॉर सब्स्टिट्यूशन, वो नहीं हुआ। फिर सहारा लिया गया ट्रांसपोजिशन ऑर्डर 23 रूल 1 कैपिटल ए, वो भी नहीं पॉसिबल हुआ। फिर आर्गू नहीं हुआ कि इसको एलए में कन्वर्ट कर दिया गया, कुछ नहीं हुआ। तब अब जब भी सवाल आपके, आज भी रोज हो रहा है, आज भी करेंटली भी लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सर ऐसा ऐसा पिटीशन हो सकता है कि नहीं। इन्वेरिएबली 2-4-8 दिन के अंदर मेरे पास आता है।
हम लोग को एरिया में कवर कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, इतना पढ़ गए तो आप, हम देखे प्रधान जी सोए हुए थे, आप तो जगे हुए थे। प्रधान जी एक झपकी ले लिए ना। हाँ हाँ, सर जो मिस्टेक से कहा तब जैसे अगर सब फाइल कर दिया गया तो सर ने बताया कि पहले देखिए, हाँ देखिए कहाँ पर यहाँ पर होता है, देयर इज समथिंग इन बिटवीन लिप एंड कप, एक फ्रेज है, देयर इज समथिंग, वो समथिंग आप मिस कर गए। अगर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, अब गलती से प्रोवेट कर दिया, तो कैसे आप डिसाइड कीजिएगा? अगर नेम्ड एक्सिक्यूटर है तो प्रोवेट है तो सही है, लेकिन नेम्ड एक्सिक्यूटर नहीं है फिर भी वो प्रोवेट डाल दिया, और इनिशियल स्टेज में अगर आप डिटेक्ट कर लिए तो कन्वर्ट नहीं करना हुआ, वो आप पिटिशनर को डायरेक्ट कीजिएगा कि आप इसको करेक्ट कर दीजिए, अमेंड कर दीजिए, प्रेयर में भी और नॉमिनिक्लेचर में भी, उस स्टेज में हो सकता है। और अगर उस स्टेज में नहीं हुआ, फैग एंड में आपको पता चला जजमेंट, हो सकता है पुराना केस हो, एविडेंस हो चुका हो, आर्गूमेंट हो चुका हो, आपको जजमेंट देना हो या आर्गूमेंट सुन के, उस स्टेज में वो कन्वर्ट नहीं होगा, वो प्रोसीडिंग चला, प्रोसीजर दोनों का एक ही है, सिर्फ ऑपरेटिव पोर्शन में आप एक्सप्लेन कर देंगे दो पिटिशन हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 276 फॉर ग्रांट ऑफ प्रोवेट, बट इट अपीयर्स फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द विल exhibit so and so that petitioner is not an appointed executor. This petition ought to have been filed as a letter of administration petition for grant of. However, in the facts and circumstances, letter of administration is being issued. सर मेरा क्या प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए अगर हम ये प्रोवेट को एजे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एजे जब अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं, पार्टी कर सकता है। अगर मिस्टेक हुआ, फाइनल जजमेंट हम दे रहे हैं, सर ने कहा फाइनल देता है तो आप दिख गया कि ये हाँ, तो वो हुआ जैसे 4 रिलीफ मांगा, आप 2 रिलीफ दिए, 2 नहीं दिए, वो मांगा प्रोवेट, आपने दिया ए ले, जिसके लिए वो इंटाइटल है। सर ये लिखते क्या है, एप्लीकेशन अलाउड इज डायरेक्टेड टू प्रिपेयर प्रोबेट डब्लिक एलए, नहीं गलत, एंड इशू लिखा देंगे। अब वो समझे कि क्या देते हैं। प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान अगर एक्सिक्यूटिव वाले मर गया, हम तो एक्सिक्यूटिव उसमें मर गया, उसको एजे नहीं मर गया तो खत्म हो गया। पढ़िए, इसी तो लास्ट में इसमें लिखा हुआ है, इन द रिजल्ट दिस टेस्टामेंटरी सूट डाइड इट्स लीगल डेथ, accordingly the records of this testamentary suit be consigned to the record room। ये जजमेंट आइए अपहेल्ड हो गया डिवीजन में से, वो रिपोर्टेड है, दैट मींस सर मतलब बिल खत्म हो गया, विल नहीं खत्म हुआ। आपको तो अलग से आप हमसे बात कीजिएगा। अभी कहाँ पोस्टेड है? आराम है सर। तो बगल में तो है। हमारा कंप्लेंट हम करवा देते हैं। अब बहुत लोग जा रहे हैं तो क्या टी ब्रेक हुआ? टी ब्रेक, चाय पीना जरूरी है ना, जाइए, ठीक है।